Students, now we are going to discuss the MCQs based on GOC which are asked in previous year JEE NEET examinations. इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ सभी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन जल्दहस मेथड CuSO4 इज यूज्ड एज A oxidizing agent, B reducing agent, C hydrolyzing agent, D catalytic agent। अब जल्दहस मेथड एग्जैक्टली है क्या? तो इट इज द मेथड यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट different elements like nitrogen, sulfur, halogens, etc. अब जल्दल मेथड कौन से एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? नाइट्रोजन। और इस मेथड में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट दोनों का रोल सेम रहेगा एज कैटलिस्ट। Therefore, remember well, in Jaldas method, copper sulfate can be used as catalytic agent. तो आंसर रहेगा D। Second question, sodium nitroprusside when added to alkaline solution of sulfide ions produces A. Option A red coloration, B blue coloration, C purple coloration, D brown coloration। हमने जब क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सप्लेन किया उस समय बताया था कि यू हैव टू रिमेंबर द कलर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ बनते हैं और हर एक का कलर अलग अलग रहता है। वो कलर आपको अच्छे से याद रखना है जिससे आपको पता चलेगा कि वो एलिमेंट कौन सा रह सकता है। अब ये जो है सल्फर को डिटेक्ट करते समय हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन का यूज करते हैं। सल्फर नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ कंबाइन होके थायोनाइट्रोप्रोसाइड बनाता है जिसका कलर एक्चुअली प्रशियन ब्लू दिया गया है। अब प्रशियन ब्लू को ही डीप ब्लू कहते हैं जिसको बाद में या जो पर्पल कलर से रिसेंबल करता है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, सिंपली ब्लू कलरेशन इज मेंशन ओवर हियर, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ ब्लू कलरेशन को टिक कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। आपको प्रशियन ब्लू कलर से रिसेंबल करने वाला कलर कौन सा रहेगा? पर्पल कलरेशन। इसीलिए आंसर आपको याद रखना पड़ेगा पर्पल। तो अच्छे से याद रखोगे, जब नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन को सल्फाइड आयंस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कौन सा कलरेशन मिलेगा? पर्पल कलरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन जिसको हम कहते हैं थायोनाइट्रोप्रोसाइड आयन। आंसर सी पर्पल कलरेशन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म? अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म सॉलिड है कि गैस है, तो बोथ आर लिक्विड्स। जब तक आपको स्टेट पता नहीं रहता है डिसाइड करने में दिक्कत जाती है। बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म बोथ आर लिक्विड्स। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 353 केल्विन और क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 334 केल्विन। अब देखिए इन दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 19 केल्विन का, विच इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देता है तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते समय हम कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं? डिस्टिलेशन। अब चारों ऑप्शन जब आप पढ़ोगे, पहला क्रोमैटोग्राफी दिया है, वो हम दो लिक्विड में यूज नहीं करते। दूसरा फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे भी सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। तीसरा डिस्टिलेशन है जो दो लिक्विड्स में यूज किया जाता है ओनली। और चौथा क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम सॉलिड केस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन ऐसा ऑप्शन रहेगा विच इज यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स फ्रॉम द मिक्सचर। रिमेंबर वेल, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, इसलिए दिस कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। देयरफॉर आंसर इज डिस्टिलेशन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड यूज्ड टू सेपरेट नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम द मिक्सचर इज ऑप्शन ए
क्रोमैटोग्राफी, बी क्रिस्टलाइजेशन, सी डिस्टिलेशन, डी सब्लिमेशन। अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगेगा आंसर फर्स्ट से कौन सा, सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि नैप्थलीन सब्लाइम होता है, सबको पता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा। बोथ दीज कंपाउंड्स आर सब्लिमेबल। नैप्थलीन और बेंजोइक एसिड दोनों कैसे है, सब्लिमेबल है, जिसके कारण हम सब्लिमेशन टेक्निक का यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। फिर कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, तो देखिए बेंजोइक एसिड इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। कोल्ड वाटर में बेंजोइक एसिड कम सोल्यूबल रहता या इनसोल्यूबल रहता, हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता, लेकिन नैप्थलीन कोल्ड हो या हॉट वाटर हो डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए इन दोनों को सेपरेट करते समय हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। दोनों सॉलिड्स होते हैं, ये दोनों सॉलिड्स को सेपरेट करते समय हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे, अच्छे से याद रखना है। तो नैप्थलीन is soluble, neither soluble in cold water nor in hot water, but benzoic acid insoluble in cold water, soluble in hot water। इसलिए दोनों को सेपरेट करने के लिए which technique, crystallization should be used। Number 5, the state of hybridization of C2, C3, C5 and C6 of this compound is। अब यहां नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और यहां जो CH3 आपको दिख रहा है इसको थोड़ा हम डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 7 रहेगा, हियर CH3, हियर इज CH3। अब जो नंबर दिया है उनमें से कुछ ही कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है। पहला C2 को देखिए जरा, दिस कार्बन। अब ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा वो याद देखना है आपको। तो यहां देखिए ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है। दूसरा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई रहते हैं। तो अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। ठीक है, जब कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, ऑलवेज याद रखना, इफ कार्बन फॉर्म्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन sp फिक्स्ड। जब भी कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन sp कहां पे दिख रहा है, देखिए sp sp sp। ओके, आगे बढ़ते हैं। C3 दिस कार्बन, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा, दूसरा सिग्मा और ये H के साथ तीसरा सिग्मा। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय C3। 3 सिग्मा बॉन्ड मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp के बाद sp2 कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दोनों में दिख रहा है। उसके बाद C5 देखिए यहां पे है। C5 कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड और ये थर्ड हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहाँ है, sp2 और बी में। ठीक है, और C6 हमें बोला है, C6 देखिए जरा, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और ये चौथा सिग्मा है। ऐसे कितना सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा जब भी कार्बन बनाएगा कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए sp sp2 sp2 sp3 इस प्रकार से आंसर मिलेगा बी। तो अच्छे से याद रखना है, यहाँ शॉर्टकट कौन सा, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड्स sp3। 6th question, the correct order regarding electronegativity of hybrid orbital of carbon is। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको पढ़ाया है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते समय समवेयर एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू % ऑफ s कैरेक्टर।
लॉजिकल पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास हम तीन प्रकार के ऑर्बिटल्स है, sp, sp2, sp3। यहाँ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकालना ये भी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो यहाँ परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 50 आएगा, यहाँ 33.3 आएगा। फिर से कैसे निकालेंगे बता ही देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ s ऑर्बिटल कितने हैं sp में, ओनली 1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 + 1 कितना हुआ, 2 × 100, मतलब कितना मिलेगा, 50%। यहाँ s ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 1। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 + 2 3 इंटू कितना होगा, 100, मिलेगा 33.3%। अब यहाँ पे ऑर्बिटल s कितना है, 1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 है, इंटू 100 इक्वल्स टू कितना होगा, 25%। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ है, sp में। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, sp, देन sp2, देन sp3। इस प्रकार से आंसर अब कौन सा रहेगा, विच ऑप्शन हियर, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 7, styrene can be purified by option A simple distillation, B fractional distillation, C is vacuum distillation and D is a steam distillation। अब देखिए स्टाइरिन एग्जैक्टली है क्या, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, इट इज ए पॉलीमर, इट इज ए पॉलीमर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन से इसको ऑब्टेन किया जाता है और इसको हम कैसे प्यूरिफाई कर पाएंगे, जनरली लेटेक्स में अगर इसका यूज़ किया जाता है तो इसको सेपरेट या प्यूरिफाई करते समय हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या रहेगा, तो डिस्टिलेशन कैरिड आउट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। वैक्यूम पंप की मदद से हम यहाँ प्रेशर को कम करते हैं ताकि जो लिक्विड रहेगा वो डीकम्पोज नहीं होगा, उसका प्यूरिफिकेशन आसानी से हो सकता है। तो रिमेंबर वेल, जो लिक्विड्स उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डीकम्पोज होते हैं उनको प्यूरिफाई करते समय हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज करते हैं। आंसर इज वैक्यूम डिस्टिलेशन हियर। Question number 8, the Prussian blue color formed during the test of nitrogen by Leysin's test is due to the formation of। अब यहाँ देखिए प्रशियन ब्लू कलर कब फॉर्म होता है, लेसन एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं, लेसन एक्सट्रैक्ट में हम डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करते हैं, डिफरेंट प्रकार के कलर्स डेवलप होते हैं। नाइट्रोजन के केस में हम कौन सा सब्सटेंस या रिएजेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ लेसन एक्सट्रैक्ट में हमें पहले फेरस सल्फेट वगैरह ऐड करना पड़ता है, उसके बाद फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, जिसके कारण जो प्रशियन ब्लू कलर फॉर्म होगा FeCN6 टाइम्स, यहाँ थ्राइस। इस प्रकार से देखिए जरा, जो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा वो कौन सा रहेगा, FeCN6 टाइम्स थ्राइस। फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट इसको कहा जाता है, इसका ही कलर रहेगा प्रशियन ब्लू, जिसको हम डीप ब्लू कलर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या रहेगा अब यहाँ पे, FeCN6 टाइम्स थ्राइस, इसका कलर प्रशियन ब्लू रहेगा। नंबर 9, the Leysin extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for halogens। By doing so it, अब देखिए लेसाइन एक्सट्रैक्ट को हम बॉईल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब हम हैलोजेंस के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, व्हाट शुड बी, व्हाट आर द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। यहाँ
HNO3 के कारण नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नहीं बढ़ेगा, नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। दूसरा दिया है डीकम्पोजेस NaCN एंड Na2S इफ फॉर्म्ड। अब NaCN और Na2S अगर फॉर्म होते हैं तो HNO3 के द्वारा वो इजीली डीकम्पोज किए जाते हैं, ऐसा ऑप्शन में कहा गया है। देखते हैं क्या होगा, सही रहेगा नहीं रहेगा। तो NaCN HNO3 के साथ रिएक्ट होके बनाता है NaNO3 प्लस रहेगा HCN। Na2S HNO3 के साथ बनाएगा NaNO3 प्लस रहेगा H2S। इस प्रकार से देखिए HNO3 ने दोनों कंपाउंड को डिकम्पोज कर डाला, जो हैलोजेंस का डिटेक्शन करते समय कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो HNO3 क्या करेगा, NaCN और Na2S दोनों को डिकम्पोज करवाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन Dumas मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 gram of organic compound gave 55 ml of nitrogen at 300 Kelvin temperature and 715 millimeter pressure. The percentage of nitrogen in the compound would be। अब ये Dumas मेथड यूज करते समय हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 28, जो कि मॉलिक्यूलर वेट रहता नाइट्रोजन का, इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ये हमें निकालना पड़ेगा, N2 100 अपॉन 22,400 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस प्रकार से फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो 28 इंटू वॉल्यूम हमें पता नहीं, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे। वॉल्यूम किस प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ये रहेगा एट STP, ये रहेगा एट कंडीशन अदर देन STP। ठीक है, अब STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर कितना रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर यहाँ कितना लोगे 760 mm। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर दिया है 715 mm दिया है। इनटू V1 कितना रहेगा हमें पता नहीं, निकालना है, अपॉन T1 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन रहेगा। P2 जो यहाँ दिया है कितना दिया है 715 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर दिया है, लेकिन एक्वस टेंशन इज ऑल्सो गिवन हियर 15 mm, इसलिए P2 निकालते समय 715 माइनस 15 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 15 mm इज द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स विच आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन गैस, इसीलिए उसका प्रेशर यहां माइनस करना पड़ता है। तो 715 माइनस 15 इंटू V2 कितना रहेगा 55 ml दिया है, अपॉन T2 कितना है 300 केल्विन दिया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो V1 इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिलेगा 46.10, और ये वैल्यू आप यहां पे रखोगे 46.10 इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.35। तो अब यहां आपको आंसर मिलेगा परसेंटेज मिलेगा यहां 16.45। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं बेस्ड ऑन डुमस मेथड, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। अब यहाँ देखिए इस कंपाउंड में दो प्रकार के बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हाउ टू डिसाइड। तो पहले क्या करना, यहाँ दोनों का पोर्शन दोनों साइड से लिख लेना 1 2 3 4 5 नंबरिंग 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब यहाँ फॉरवर्ड में जाएंगे तो इसका पोर्शन कितना मिलेगा 2,
इसका कितना मिलेगा 4, 2 + 4 6। बैकवर्ड में जाएंगे, रिवर्स जाएंगे तो इसका पोर्शन 1, तो इसका पोर्शन 3, 1 + 3 कितना हुआ 4। तो दोनों में जो सम है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के पोर्शन का वो डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या करना, लोएस्ट सम रूल यूज करना, मतलब ये करेक्ट रहेगा, ये इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर नाम लिखते समय क्या करना है, कार्बन कितने हैं देख लो जरा, 5 कार्बन है इसलिए पेंट रहेगा। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोर्शन कितना है 3 रहेगा, डबल बॉन्ड के लिए AN आएगा। ट्रिपल बॉन्ड का पोर्शन 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ Y का पहला लेटर Y है इसलिए यहाँ से A को डिलीट करना पड़ेगा। देयरफॉर आंसर मिलेगा पेंट 3En1 YNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, IPC नेम इज, ये एकदम आसान है। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, लेकिन 2 में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, COOH, इसलिए इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, CO के लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा, ऑक्सो, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं 6, इसलिए हेक्सेन। COH के लिए क्या यूज करना, OIC एसिड, और यहाँ OIC एसिड का पहला लेटर O है इसलिए यहाँ से A डिलीट करना, यहाँ रहेगा -1 OIC एसिड विच इज द पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। IPC ने मिल गया 5-oxohexanoic एसिड। Question number 13, the structural formula of diphenyl methane is given here. How many structural isomers are possible when one hydrogen atom is replaced by a chlorine atom? अब कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है, आपको पूछा गया है कि कितने आइसोमर्स यहाँ बन सकते हैं जब एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा CaCl, ये पहला हो गया। बाद में यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो दूसरा इस प्रकार से मिलेगा आपको CH2, ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ से हम निकालेंगे तो तीसरा मिलेगा इस प्रकार से Cl, हियर CH2, और बाद में यहाँ से निकालेंगे तो चौथा इस प्रकार से मिलेगा CH2, हियर Cl। बाद में कहीं से भी आप हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इन 4 में से ही एक आइसोमर बनना है। तो इस प्रकार से यहाँ टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, अगर हम एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस डाइफिनाइल मीथेन। तो इस प्रकार से आंसर रहेगा 4 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इज। 4 कंपाउंड दिए हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनकी एसिडिटी कैसे डिसाइड करना देखिए जरा। तो HClO डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव प्लस Cl O नेगेटिव बनाएगा। HClO2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl O2 नेगेटिव। HClO3 gives H positive plus ClO3 negative, and HClO4 gives H positive plus ClO4 negative। सभी ने H पॉजिटिव बनाया, मतलब ऑल आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, वही जहाँ आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो जिस कंपाउंड में ये कॉन्जुगेट आयन मोस्ट स्टेबल रहेगा वहाँ एसिडिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। नाउ हाउ टू डिसाइड, तो देखिए ClO के लिए कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम नहीं लिख सकते हैं। ClO2 के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने रहेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं Cl डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, दूसरा लिखेंगे ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर रिटन हियर, 2। ClO3 के लिए कितने रहेंगे, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, दूसरा रहेगा Cl डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और तीसरा रहेगा Cl डबल बॉन्ड हियर O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मतलब टोटल कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लिख पाए हैं यहाँ पे, 3। और ClO4 नेगेटिव के लिए कितने पॉसिबल रहेंगे, तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये पहला हो गया।
दूसरा Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये दूसरा हो गया। देन Cl डबल बॉन्ड O O नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये चौथा रहेगा ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्पीसीज? 4। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर ClO4 नेगेटिव, देयरफॉर दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोस्ट स्टेबल। Since ClO4 negative is most stable, HClO4 is most acidic in nature. Therefore, इन चारों में एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? तो HClO4 is most acidic, then HClO3, then HClO2, then HClO। इस प्रकार से एसिडिटी का ऑर्डर आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करना, सभी कॉन्जुगेट बेसिस लिख डालने का, आयंस लिखने के। इन आयंस में से कौन ज़्यादा स्टेबल है ये डिसाइड करना। कैसे? तो उसके लिए रेजोनेंस इफेक्ट को यूज़ करेंगे। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस रहेगा। ऑर्डर इस प्रकार से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज लेविस बेस। एकदम सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे। लेविस बेस हम उसे ही कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है। अब हमें यहाँ क्या पूछा है? लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज लेविस बेस, मतलब ये कैसे रहेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा। अब 4 में से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा है? देखिए F नेगेटिव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। PF3, यहाँ फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। देन CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, इसलिए इससे भी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। लेकिन BF3 इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज बोरॉन हैज फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से बोरॉन के वैलेंशन में 6 इलेक्ट्रॉन, विच इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज लेविस बेस। आंसर रहेगा डी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज, बेटा यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनमें से विच वन इज मोस्ट स्टेबल, वो हमें पता करना है। किस प्रकार से हम जाएंगे देखिए जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 कितने हैं यहाँ पे? देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड प्लस 2 4 प्लस 2 6 बॉन्ड्स यहाँ बन गए। यहाँ कितने? 2 हाइड्रोजन के साथ 2 प्लस 1 3 और 2 ये 5 बन गए। 2 3 3 6 हो गए, और यहाँ 2 3 2 5 हो गए। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में। उसके बाद ऑक्टेट के बारे में सोचते हैं। स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से पहला कोवेलेंट बॉन्ड, जितने कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर ऑक्टेट्स किसका फुलफिल्ड है देखिए जरा। यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 4 8 हो गए। इस नाइट्रोजन के 2 प्लस 2 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो गया। इस नाइट्रोजन का 4 प्लस 4 8, ऑक्टेट आर फुलफिल्ड हियर। सभी का ऑक्टेट कैसा है? फुलफिल्ड है। उसके बाद 6 वाला मतलब तीसरा वाला हम देखते हैं। यहाँ सबका ऑक्टेट फुलफिल्ड है क्या? तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड प्लस ये तीसरा बॉन्ड हो गया, प्लस यहाँ एक लोन पेयर रहेगा। टोटल कितने हो गए? 8 ऑक्टेट फुलफिल्ड। यहाँ पे भी 3 प्लस 1 4 4 दूनी 8 फुलफिल्ड है, और यहाँ 3 2 6 प्लस 2 8 ऑक्टेट सभी का फुलफिल्ड है। लेकिन यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऐसा नहीं चलेगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए थर्ड इज लेस स्टेबल दैन 1, इसलिए हम लिखेंगे 1 इज मोर स्टेबल दैन थर्ड। अब बच्चा सेकंड और फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या तो सेम है, लेकिन चार्जेस को हम देखते हैं। सेकंड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि सही है क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन फोर्थ में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो
सही नहीं है, इसीलिए सेकंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फोर्थ लिस्ट स्टेबल रहेगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। देखिए ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की संख्या में कैसे पता चलेगी? फ्रॉम द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे पता चलेगा? तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे अल्फा अल्फा अल्फा, ऑल दीज आर अल्फा। अब इस अल्फा हाइड्रोजन कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे? तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं। यहाँ कितने रहेंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ कितने रहेंगे? 1 2 3, 3 वैलेंस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ ओनली 1 हाइड्रोजन एटम्स। तो टोटल कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। इसीलिए कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल रहेंगे? यहाँ पे 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल हियर। कितने रहेंगे? 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल हियर। 3 + 3 + 1 हो गया 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज फॉर द T-butyl cation and 2-butene respectively are due to। Now 4 options are given here। अब आंसर कैसे निकालेंगे? T-butyl कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इस कार्बन पे जो पॉजिटिवली चार्ज है उसमें हाइब्रिडेशन sp2 रहता है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो CH3 है उसमें इस प्रकार से CH बॉन्ड्स रहते हैं। तो यहाँ एक और ऐसा p ऑर्बिटल रहता है जो सिग्मा बॉन्ड इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे सिग्मा p टाइप इंटरैक्शन। तो T-butyl कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करेगा? सिग्मा p टाइप इंटरैक्शन, और ये p ऑर्बिटल पूरी तरह से एम्प्टी रहेगा, तो सिग्मा p एम्प्टी। उसके बाद 2-butene CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 हम लिखेंगे, यहाँ CH3 को इस प्रकार से लिखेंगे H H H। अब ये कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, इसलिए इसके पास जो रहेगा वो MTP ऑर्बिटल रहेगा। MTP ऑर्बिटल रहेगा, आई एम सॉरी हियर, MTP ऑर्बिटल हम नहीं कहेंगे क्योंकि 1 मोर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड हियर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन दिखाता है, ये सिग्मा रहेगा और ये पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन दिखाता है, जिसके कारण यहाँ स्टेबिलिटी होती है। देयरफॉर इसे हम कहेंगे सिग्मा पाई इंटरेक्शन। क्या कहेंगे? सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ दोनों एग्जांपल हमने डिटेल में लिए हैं, कार्बोकैटायन एज वेल एज ऑफ अल्कीन। तो इनसे आपको पता चलेगा कि इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है। तो कार्बोकैटायन में याद रखना सिग्मा p टाइप रहेगा जो कि p ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, और यह सिग्मा पाई इंटरेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। ऐसे दिया इन वाटर। अब क्या होता है, वाटर में सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? तो आयनिक कंपाउंड्स की आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हाई रहता है तो सोल्यूबिलिटी हाई रहेगी। अब आयनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड होता है? साइज ऑफ आयन। कौन से आयन का साइज कंसिडर करना? तो यहाँ एनायंस आर सेम, इसलिए कैटायन को कंसिडर करना पड़ेगा। कैटायन का साइज जितना ज़्यादा रहेगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। कैटायन का साइज जितना ज़्यादा उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, उतनी सोलिबिलिटी ज़्यादा। फिर आयनिक साइज इनका कैसे रहेगा?
तो आयनिक साइज सबसे बड़ा होता है Na पॉजिटिव, देन रहेगा Zn2 पॉजिटिव, देन रहेगा Cu2 पॉजिटिव। इसलिए सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा सोल्यूबल Na2S, देन ZnS, देन Cus। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, A gas X is passed through water to form a saturated solution। एक गैस हमने पास की वाटर थ्रू पास की, जिसके कारण सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। द एक्वा सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स ए वाइट पीपीटी। फिर यही एक्वा सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। देन सेम सैचुरेटेड सॉल्यूशन also dissolves magnesium ribbon with the evaluation of the colorless gas X and Y are। तो X और Y ये कौन सी गैसेस हमें पहचानना है? तो देखिए इससे हमें पता चलेगा Cl2 जब पानी थ्रू वाटर थ्रू पास करेंगे तो HCl प्लस HOCl बनेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। बाद में AgNO3 क्या करेगा? तो AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट होके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा AgCl का, इसलिए हमारा X कौन सा हो गया? Cl2। फिर और क्या बोला है? मैग्नीशियम रिबन जो है इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन HCl के साथ रिएक्ट होके बनाता है MgCl2 प्लस H2। ये रहेगा आपका Y विच इज द कलरलेस गैस। तो X कौन सा रहेगा? क्लोरीन। Y कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21, अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियाकल H2S मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट्स एज सल्फाइड इज। अब देखिए यहां 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है आयरन, रोमन नंबर 3 दिख रहा, मतलब इस पे चार्ज +3 रहेगा। दूसरा Al +3 रहेगा, Mg +2, Zn +2। Now this question is based on identification of basic radical। बेसिक रेडिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिनको हम कैटायंस कहते हैं। तो ये जो दो है आयरन एंड एल्यूमिनियम, these two belong to थर्ड ग्रुप, जिनको आइडेंटिफाई करते समय NH4OH और NH4Cl का यूज करना पड़ता है। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू 6th ग्रुप, जो हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। कौन से फॉर्म में बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है। और ये जिंक जो है बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, जो सल्फाइड के फॉर्म में बाहर निकलता है बाय एडिंग NH4OH एंड S2 नेगेटिव। ऐसा क्यों? तो यहाँ जिंक आयन को प्रेसिपिटेट आउट करते समय सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन खूब ज़्यादा होना जरूरी है, जिसके लिए हम इसमें NH4OH ऐड करते हैं एंड देयरफॉर यहाँ मेंशन किया है अमोनियाकल H2S। तो 21 का आंसर कौन सा रहेगा? डे। 22, which of the following compound will be suitable for Gelder's method for nitrogen estimation? Options are given in PDF। आप देखेंगे, इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन सेकंड ग्रुप एनायन रिएक्ट्स विथ। तो देखिए ये सेकंड ग्रुप एनायन वगैरह कहाँ पे आते हैं? तो दिस इज द पार्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल डिटेक्शन। एसिडिक रेडिकल डिटेक्शन में क्या होगा? जो सेकंड ग्रुप होता है उसका रिएजेंट फिक्स्ड रहता है एंड दैट इज द कंसंट्रेटेड H2SO4। कौन सा रहेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। इस प्रकार से ग्रुप 2 कैटायन का किसके साथ रिएक्ट होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द आंसर हियर।